तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है 1.4 जिसका नाम है क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। तो हाँ, आपने देखा है, कुछ बच्चों ने भेजा मुझे कि हम देखते हैं कि जो बर्फ है वो जल का कठोर रूप है, यानी ठोस रूप है। उसके बाद द्रव रूप में वह जल में परिवर्तित होता है, पानी बन जाता है उसका, और वाष्प में भी बदल जाता है। ठीक है। तो ये जो तीन रूप हैं जल की तीन अवस्थाओं में, तो ये आपस में आपको पता है बदल जाते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार दूसरे पदार्थ भी अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। पहले इसी को समझते हैं। देखिए, जब हम लेंगे बर्फ, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है, उसको समझ लेते हैं पहले। तो बच्चों आइए इस क्रियाकलाप को हम समझने का प्रयास करते हैं। हमें इस क्रियाकलाप को करने के लिए चाहिए बर्फ, एक बीकर, एक थर्मामीटर, एक ग्लास रॉड और एक हीटिंग मेंटल चाहिए हमें। इस तरह से हम इस apparatus को लगाएंगे। अब देखो, हमें सबसे पहले तो थर्मामीटर को एक स्टैंड पर लटकाना है और उसे बीकर के बीचों बीच रखना है। उसे नीचे टच करवाना नहीं है, उसे थोड़ा सा तल से ऊपर रखना है और इस तरह से हम उसमें बर्फ़ डालेंगे। चारों तरफ बर्फ़ डालेंगे और हीटिंग मेंटल से उसका तापमान फिक्स करेंगे ताकि उसको गर्माहट दी जा सके, उसको गर्म किया जा सके, हीट कर सकें हम इसको। अब बर्फ़ को लगातार हिलाते हुए गर्म करेंगे और तापमान नोट करेंगे। पहले तापमान 0 डिग्री से कम था, अब यह तापमान 0 डिग्री पर पहुंच गया जब बर्फ़ पिघलना शुरू हुई। अब जब बर्फ़ पिघलना शुरू हो रही है तो हम लगातार बर्फ़ को हिला रहे हैं और देखिए अभी लगभग सारी बर्फ़ पानी में बदल गई है। तो हम टेम्परेचर को फिर से नोट करेंगे। तो देखिए अभी तापमान फिर से, जब सारी बर्फ़ पिघल गई है तब तक तापमान देखिए 0 डिग्री तक ही रहा, यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। जब बर्फ़ पिघलना शुरू हुई और जब सारी बर्फ़ पिघल गई तब तक तापमान 0 डिग्री ही रहा। तो यह ऊर्जा जो हमने दी है वह तापमान नहीं बढ़ा पा रही है जब बर्फ़ पिघलना शुरू होती है। तो देखो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, हमने जब बर्फ लिया इस बीकर में और उसको गर्म किया, ये मान लो आग जलाई है, नीचे बर्नर है। ठीक है। अब ये जो बर्फ है ये बन गई जल पूरी। ठीक है। तो किस तापमान पर हुई? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है ठोस रूप से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो जब कोई ठोस द्रव में जिस तापमान पर परिवर्तित होता है वह उसका गलनांक कहलाता है। तो इसको क्या कहेंगे? गलनांक। तो कोई भी ठोस, सिर्फ बर्फ की बात नहीं हम करेंगे, दूसरा भी कोई ठोस अगर ठोस से द्रव में बदल जाए जिस तापमान पर, जैसे लोहा है तो 2200 डिग्री सेल्सियस जितना तापमान सूर्य का है लगभग, उस तापमान पर लोहा जो है वह द्रव में बदलता है, तो लोहे का गलनांक ये होगा। इसी प्रकार किसी अन्य ठोस के लिए भी ये तापमान अलग अलग हो सकता है। तो जिस तापमान पर वह बदलना शुरू होगा उस तापमान को उसका गलनांक कहेंगे, और इस तापमान पर वह स्थिर हो जाएगा। ठीक है। ये तापमान तब तक रहेगा जब तक वह पूरा पदार्थ द्रव में ना बदल जाए। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, जब हम ऊर्जा दे रहे हैं तो जो ठोस के कण हैं, आपको पता है ठोस के कण बहुत नज़दीक होते हैं एक दूसरे के, उसमें रिक्त स्थान नहीं होता और आकर्षण बल अत्यधिक होता है उसमें। ठीक है। तो ये आकर्षण बल अत्यधिक है। अब जब हम इसको ऊर्जा दे रहे हैं वह ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो इनके बीच का बल है उसको तोड़ने में सक्षम हो जाएगी। तो वह ऊर्जा इस बल को तोड़ देगी और ये कण जो हैं एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे, और ठोस का जो कणों के बीच का स्थान है वह बढ़ जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा जितना द्रव के कणों के बीच में होता है। तो इसलिए ठोस द्रव में बदल जाएगा। ठीक है। तो ऊर्जा हम दे रहे हैं, वह ऊर्जा इन कणों को आकर्षण बल को जब पार पा लेती है तो वह उसे द्रव में बदल देती है। तो उस तापमान को हम इसका गलनांक कहेंगे, जब वह उसके आकर्षण बल को तोड़कर
उनके कणों को दूर कर देती है। ठीक है, उतने तापमान पर हम उसे उसका गलनांक कहेंगे। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि जब कोई ठोस द्रव में बदल रहा है गलनांक पर, तो आपने देखा कि इस प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ये बदलेगा नहीं जब तक पूरा का पूरा पदार्थ द्रव में ना बदल जाए, तो ये समान रहेगा। तो जो हम ऊर्जा दे रहे हैं फिर वो कहाँ चली गई, है ना? तो ये ऊर्जा कहाँ जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो ये जो ऊर्जा हम दे रहे थे वह उसके कणों में समा गई। जो बीकर में बर्फ रखी थी उसके कणों में वह ऊष्मा जो है वो समा जाती है और तापमान को बढ़ने नहीं देती। तो हम ये कहते हैं कि ऊष्मा जो दी गई वह उस बीकर में रखे पदार्थ के कणों में छुप गई है। ठीक है, इसलिए इसे गुप्त ऊष्मा कहेंगे। इस तापमान पर गलनांक पर जो ऊर्जा दी जाती है वह तापमान को नहीं बढ़ा पाती, क्योंकि वह ऊष्मा उसके कणों को तोड़ने में और उसकी अवस्था परिवर्तन में लग जाती है। तो ध्यान रहे कि जब गलनांक आता है तो जो ऊष्मा हम देते हैं वह अवस्था परिवर्तन में लग जाती है और तापमान नहीं बढ़ा पाती, और इसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। तो ध्यान से देखना, भी इसकी एक डेफिनेशन हम लिखेंगे। इसके लिए हम एक और नाम यूज करेंगे डेफिनेशन में, इसको प्रसुप्त ऊष्मा कहेंगे। तो ये प्रसुप्त ऊष्मा कब है? गलनांक की। ठीक है, तो गलनांक की प्रसुप्त ऊष्मा इसे हम कहेंगे। तो किसी पदार्थ की प्रसुप्त ऊष्मा क्या कितनी होती है, निर्भर करता है पदार्थ पर, वो कौन सा पदार्थ है। ठीक है, तो कहेंगे कि जब हम 1 किलोग्राम कोई ठोस लेते हैं, ठीक है, जब उसका गलनांक आ जाता है तो उस 1 किलोग्राम को पूरी तरह द्रव में बदलना है। ठीक है, ठोस है 1 किलोग्राम, इसको पूरी तरह द्रव में बदलना है। जब इसका टेम्परेचर जो है गलनांक पर पहुंच गया, पिघलना शुरू हुई, तो उस तापमान पर जब ये पिघलना शुरू हुई तो पूरा का पूरा 1 किलोग्राम द्रव में बदल गया। इसमें कितनी ऊष्मा लगी उसे प्रसुप्त ऊष्मा कहेंगे, क्योंकि ये गलनांक की है, गलनांक के तापमान पर है, इसलिए इसको संगलन भी कहते हैं। गलनांक को संगलन भी कहते हैं। तो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा इसको कहेंगे, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। और ये ध्यान रहे कि ये जो प्रसुप्त ऊष्मा है ये वायुमंडलीय दाब पर है, क्योंकि अगर इस दाब को बदल दिया जाए, वायुमंडलीय दाब, अगर प्रेशर ज्यादा हो जाए, हवा तेज चली हो, ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब परिवर्तित हो जाएगा। तो जितनी ऊष्मा लगनी थी वायुमंडलीय दाब पर उससे ज्यादा लग सकती है। ठीक है, इसलिए हम ये शब्द जरूर जोड़ते हैं, आप अपनी बुक में देखें। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये आपने लिखना है कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर यह बदलता है बर्फ। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम बर्फ को पूरी तरह से द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा लगती है ना, वो सारी ऊष्मा लग जाएगी इसको द्रव में बदलने के लिए, और तापमान उस दौरान नहीं बढ़ेगा। जब पूरा पानी बन जाएगा, फिर जब हम ऊष्मा देते रहेंगे तब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। अब बच्चों ऐसा ही कुछ हम वाष्पीकरण के लिए कर लेते हैं। अभी ये जल है इसमें, ठीक है, अब इसको उबालते रहेंगे, ये उबालते रहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान। अब जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो आप देखोगे कि यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पर भी तापमान रुक जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप में बदलना शुरू हो जाएगा, और ये तब तक तापमान 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा जब तक पूरा भाप उड़ ना जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस इसका वो तापमान जब कोई द्रव गैस में बदल जाए, द्रव जब गैस में बदल जाए, वो न्यूनतम तापमान को हम क्या कहेंगे? क्वथनांक। और ये जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरे पदार्थों के लिए अलग हो सकता है। ठीक है, तो क्वथनांक, इसे हम क्वथनांक कहेंगे। पहले इसको हमने क्या कहा था? जल का गलनांक। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको। और ये मेल्टिंग पॉइंट जो है यही इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, इसको मेल्ट भी यहाँ पर होता है ये। और जल को जब आप ठोस बना रहे हैं तो उस फ्रीज भी होता है वो,
तो फ्रीजिंग पॉइंट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। ये अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, यहाँ तक कि जल के लिए भी ये अलग हो सकता है। ये तो प्योर वाटर के लिए है, अगर वाटर में कुछ घोल दिया जाए तो ये ज़्यादा कम भी हो सकता है। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ क्या है उसमें, उस पर निर्भर करता है। अब बच्चों यहाँ थर्मामीटर से चेक करेंगे जब हम, तो हम देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर फिर से तापमान रुक गया, तो उसे भी हम ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर हो रहा है क्वथनांक पर इसका वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्पीकरण पर ऊष्मा अब गुप्त हो जाती है, तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा उसको कहेंगे हम, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ये ध्यान रखना है आपने, अच्छे से समझो इसको। ठीक है, ऐसे नहीं वीडियो देख के छोड़ देना है। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को भी वैसे ही परिभाषित करेंगे कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम जल को गैस में 1 किलोग्राम द्रव को, जल नहीं बोलना, 1 किलोग्राम द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा केवल जल की नहीं होगी, इसलिए जल नहीं बोलना, द्रव बोलना है, क्योंकि ये गुप्त ऊष्मा किसी और पदार्थ के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इसलिए वायुमंडलीय दाब बोलना जरूरी है, क्योंकि अगर दाब वायुमंडलीय दाब से बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो फिर ऊष्मा थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, कम लग सकती है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो, हमने ठोस को द्रव में बदला और द्रव को गैस में बदला। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको क्या दी, ऊष्मा दी है, ध्यान रहे, ऊष्मा दी है, यहाँ भी हमने ऊष्मा दी। लेकिन अगर गैस को आपने द्रव में बदलना है और द्रव को ठोस में बदलना, तो क्या देनी पड़ेगी, जल को फ्रिज में रखना पड़ेगा ना, तो हमें शीतलता देनी पड़ेगी। ठीक है, तो तापमान यानी कम करना पड़ेगा। अब इसका ये मतलब है कि पहले हमें इसको हीट देनी पड़ी, ठोस तापमान बढ़ाना पड़ा, ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन गया। जब तापमान कम किया तो गैस से द्रव, द्रव से ठोस बन गया। तो बच्चों अभी तक हमने ये सीख लिया, इसको आप अपनी बुक पर पढ़ेंगे। और उसके बाद देखिए एक और बात जो भी हमने कही कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन जाता है तापमान बदलने पर। ठीक है, और उल्टा भी चलता है, तापमान बदलने पर, बढ़ाने पर ठोस द्रव गैस में बदलेगा और तापमान कम करने पर गैस, द्रव और ठोस, इस तरह से चलेगा। अब कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो ठोस थे, ठीक है, और ठोस से डायरेक्टली किस में बदल गए, गैस में, या उल्टा गैस से सीधा ठोस में, मतलब बीच की जो अवस्था थी, द्रव अवस्था, वो गायब हो गई। ठीक है, वो क्यों हुआ, तो ऐसी स्थितियों को हम क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। ठीक है, अब ध्यान रहे, ये कपूर में है या फिर आप जो घर में फिनाइल की गोलियां रखते हैं, कपड़ों में रखते हैं, अगर वो द्रव में बदल जाती तो धब्बा पड़ जाता, तो वो द्रव में बदलती नहीं है, डायरेक्टली गैस में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो पहली स्थिति हमने पढ़ ली कि अवस्था कब बदलती है, तापमान बदलने पर। दूसरी स्थिति है 1.4.2 दाब बदलने पर। ठीक है, तो प्रेशर लगाएंगे जब हम, दाब को बदलेंगे तो कैसे अवस्था परिवर्तन होती है। उससे पहले याद रहे कि तापमान की जो एसआई यूनिट है उसको हम बोलते हैं केल्विन, KELVIN। हम डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं लेकिन वो एसआई यूनिट नहीं है, केल्विन, जिसको के से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो केल्विन जो है वो तापमान की एसआई यूनिट है। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो कितना होता है, 273.15 केल्विन। ठीक है, ये -273.15 केल्विन के बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 1 में से माइनस कर देना है 273.15 केल्विन। ठीक है, आगे दाब परिवर्तन का प्रभाव कैसे होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हम दाब परिवर्तन की बात करते हैं। हमें पता है कि जो ठोस, द्रव और गैस हैं उनके कणों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है कि वे ठोस हैं, द्रव हैं या गैस हैं।
अगर ये कण बहुत नज़दीक हैं तो ये ठोस होगा, अगर दूर हैं तो द्रव हो, बहुत दूर हैं तो गैस का रूप ले लेगा, है ना। ऐसे ही कुछ है। अब अगर हम ये गैस ले रहे हैं, देखो ये हमारे पास गैस है, ये कण दूर हैं इतने। अब हम एक पिस्टन इसमें रखते हैं और उसको दाब को बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर आगे चलते चलते ये कण एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, ठीक है। ये इतना दाब लगाया जब हमने, तो अब ये स्थिति आ गई। यहाँ पर गैस किस रूप में आ जानी चाहिए, द्रव रूप में। आपने अपने सिलेंडर में देखा होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर से किसी भी सिलेंडर में, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, एलपीजी हो, सीएनजी हो, उसमें आपको छलकती हुई गैस मिलेगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उसमें, और उस प्रेशर की वजह से ये कण एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं कि द्रव का रूप ले लेते हैं। इसका मतलब अगर इस दाब को और अधिक बढ़ा दिया जाए तो क्या होना चाहिए, इस दाब को मान लो बहुत बढ़ा दिया तो ये कण बहुत क्लोज हो जाएंगे एक दूसरे के, तो ये ठोस भी बन सकते हैं, है ना। तो इस तरह से दाब बढ़ाने पर गैस से द्रव और द्रव से ठोस बन गए, जबकि तापमान में उल्टा हो। तापमान बढ़ाने पर क्या हुआ था, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। और इसका उल्टा कर लेंगे, देखो दाब बढ़ाने पर, दाब को बढ़ाया तो गैस से द्रव बना, द्रव से ठोस। अगर हमने उल्टा चलना है तो क्या होगा, तो दाब को कम करना पड़ेगा, ठीक है। दाब को कम करना पड़ेगा तो ठोस से द्रव बन जाएगा, द्रव से गैस बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि दाब का एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट पास्कल, ये याद रहे। ये प्रश्न जनरल नॉलेज का भी है, पास्कल का सिंबल है PA, ठीक है।